हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कवर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर के अंदर हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या फिर इस थ्योरी को हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखिए, इसका नाम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्यों पड़ा? बेसिकली होता क्या है, कोई भी मटेरियल हो, उस मटेरियल में एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होती है ना, उसी के कारण उसमें डिस्टॉर्शन आती है। मतलब उसके शेप, साइज, इन सब चीज़ों में चेंजेस होती है। ओके, डिस्टॉर्शन एंगुलर डिफॉर्मेशन के कारण। अब ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, इट इज बेसिकली ड्यू टू शियर स्ट्रेन, है ना। तो ये जो शियर स्ट्रेन वाला जो वर्ड है, इसको कोरिलेट किया गया है डिस्टॉर्शन वर्ड से। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी के पीछे मिस हेनकी नाम के दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया था, इसलिए इसको मिस हेनकी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हम तो इसको मिस ही पढ़ते हैं, ये मैसेज है कुछ, लेकिन MISES है, हम इसको मिस पढ़ते हैं, मिस हेनकी थ्योरी। सिंपल होता है याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये सारे इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ये वाला नाम, ये नाम याद रखना है। अब चलिए इसका स्टेटमेंट लिखिए। कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम becomes equal to shear strain energy stored at yield stress in uniaxial loading। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन कौन सा? शियर स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है। सो कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम के अंदर जो शियर स्ट्रेन एनर्जी मटेरियल में स्टोर होगा, अगर वो बराबर हो जाए टू शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल व्हेन दैट मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग, ओके, करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। समझ में आया? तब हम मानेंगे कि आपका मटेरियल फेल हो गया है, ओके, या फेलियर होना स्टार्ट हुआ है जब ये कंडीशन होगी। तो चलिए इस थ्योरी को और डिटेल में समझते हैं, न्यूमेरिकली समझते हैं। सो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अब तक आप जानते हो। लेट्स सपोज U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी। अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, इट इज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, दिस विल बी योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है, लेट्स सपोज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म U। दिस टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, जब हमने आपको मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके, तो दिस टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी UV प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी USE, ऐसे लिख देता हूँ, USE, शियर स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सो जैसे कि यहाँ बात हो रही है शियर स्ट्रेन एनर्जी की, तो शियर स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, USE को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल स्ट्रेन एनर्जी से हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करनी होगी, है ना। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट दी शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम आसानी से निकाल पाएंगे। सो चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ओके, जिसको हम कहते हैं U। तो लेट्स सपोज हम कॉम्प्लेक्स लोडिंग का बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम। ओके, सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है कोई मटेरियल का, जिस पर
सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड या फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, 2D स्ट्रेस है, विल बी इक्वल टू U इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा 1 एंड स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 प्लस हाफ इंटू सिग्मा 2 एंड स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 2 विच इज अपस्लाइन 2। अब आपको पता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ व्हाट इज दिस प्रिंसिपल स्ट्रेन, मतलब ये जो सिग्मा अपस्लाइन 1 एंड अपस्लाइन 2 है, ये सारे क्या है, दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। सो अपस्लाइन 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 1 बाई ई हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस न्यू मीन्स पॉइजन्स रेशियो सिग्मा 2 अपॉन ई, ठीक है। इसी तरह से हम अपस्लाइन 2 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 1 बाई ई, क्लियर है। सो दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन प्रिंसिपल स्ट्रेन के वैल्यूज को अपस्लाइन 1 एंड अपस्लाइन 2 के वैल्यूज को, जो ऊपर वाला मैंने इक्वेशन लिखा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का, ये वाला U इक्वल टू 1/2 सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 अपस्लाइन 2, इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो फॉर दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रेस, ओके, जो आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा अच्छे से, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम निकलेगी, ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 1/2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 न्यू ब्रैकेट, या फिर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। तो दिस विल बी योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी फॉर दिस 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब पूरे मटेरियल में निकालना और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ वगैरह सब कुछ गिवन है, तो हम वॉल्यूम उसका कैलकुलेट करके इस वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर निकल जाएगा उसमें, है ना। तो वो जो निकलेगा वो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगी, क्लियर है। ये जो है, ये वाला सिंपल, केवल ये वाला इक्वेशन, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। मतलब यहाँ पे जो भी एनर्जी का यूनिट होगा पर मीटर क्यूब, इस तरह से इसका यूनिट आएगा, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3D केस में अगर लिखेंगे, तो 3D केस कहने का मतलब है, लेट्स सपोज एक मटेरियल है, इट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स लोडिंग बट 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, मतलब इसके तीनों एक्सिस के अबाउ स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक है। सो इस केस में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो हाफ सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 अपस्लाइन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 अपस्लाइन 3, ठीक है। नाउ ये जो अपस्लाइन है, मतलब ये जो स्ट्रेन के वैल्यूज हैं, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जैसे कि अपस्लाइन 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस न्यू सिग्मा 3 बाई ई, इस तरह से अपस्लाइन 1 को लिखा जा सकता है। सिमिलरली अपस्लाइन 2 और अपस्लाइन 3 को इसी वे में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, ओके, इन डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको पता है, तो बाय यूजिंग दिस स्ट्रेन वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने लिखे हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अंदर 3D स्ट्रेस कंडीशन जो आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स न्यू, अब ब्रैकेट डालिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3,
दिस वैल्यू यू विल गेट एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? सो ये तो बात हो गई टोटल स्ट्रेन एनर्जी की। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। सो जिस तरह से स्ट्रेन एनर्जी हमने लिखा था, है ना, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी, बाय यूजिंग द सेम बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी भी लिखेंगे। लेट्स सपोज कि एक मैं मटेरियल कंसिडर कर रहा हूँ, एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल लोडिंग सिस्टम। ठीक है, इस पे स्ट्रेस अप्लाइड है सिग्मा 1, स्ट्रेस अप्लाइड है सिग्मा 2, स्ट्रेस अप्लाइड है सिग्मा 3 अबाउट ऑल दिस 3 एक्सिस। ठीक है, सो फॉर दिस मटेरियल, ओके, ये 3D स्ट्रेस सिस्टम है, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी को UV से हम रिप्रेजेंट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एवरेज स्ट्रेस ऑन मटेरियल। ठीक है, इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? सो UV इक्वल टू 1/2 into average stress over the material, sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 by 3. This is your average stress on the material. इसको हम सिग्मा एवरेज कह सकते हैं, है ना, into वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर रेक्टेंगुलर बार, मतलब ये जो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का एक एडवांस फॉर्म फॉर रेक्टेंगुलर बार, सर्कल, है ना, सर्कुलर या और फिर स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर चूंकि ये जो एलिमेंट है ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा होगा वो मेरा क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 बाई E 1 माइनस 2 न्यू होगा। So this will be my volumetric strain. So ये भी जो volumetric strain energy है, this is also volumetric strain energy stored per unit volume. So जैसे कि for 3 डायमेंशनल लोड कंडीशन, ठीक है, आपके पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी है, तो क्या मैं शियर स्ट्रेन एनर्जी निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम जो आपका शियर स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा USE, ओके, ये 3D का अगर मैं बात करूं तो ये क्या निकल जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, मतलब आपको क्या करना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी, है ना। तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इट विल बी 1/3G। G मतलब शियर मॉडुलस या फिर रिजिडिटी मॉडुलस। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी योर शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी है पर यूनिट वॉल्यूम में, ओके। और ये क्या है? शियर स्ट्रेन एनर्जी, शियर स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है? दिस इज योर शियर स्ट्रेन एनर्जी। सो ये है फॉर 3 डायमेंशनल
स्ट्रेस कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं फॉर 2D बात करूं, फॉर 2D स्ट्रेस सिस्टम, ओके, तो फॉर 2D में क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रेसेस होंगे वो होंगे सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड हम सिग्मा 3 को जनरली 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में जो 3D के लिए मैंने इक्वेशन लिखा है, 3D स्ट्रेस सिस्टम के लिए, इसमें अगर मैं सिग्मा 3 का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बचेगा, ओके, तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा 1/3g बचेगा, ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस सिग्मा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको ये इक्वेशन जो होगा ये बन जाएगा कुछ 1/6g सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करिए, एक्सपैंड करिए और सॉल्व करिए, आपको ये इक्वेशन निकल जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओके। जस्ट आपको क्या करना है, मतलब इस वाले इक्वेशन को एक्सपैंड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका होल स्क्वायर में है, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर देंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम उस फॉर्म में लिखेंगे, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मटेरियल फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, है ना। नाउ सिमिलरली फॉर 1 डायमेंशनल अगर हम बात करें, फॉर 1 डायमेंशनल, ठीक है, या फिर यूनिएक्सियल कंडीशन, यूनिएक्सियल लोडिंग अगर मैं बात करूं, तो मेरा शियर स्ट्रेन एनर्जी यूएससी ये क्या हो जाएगा, इसमें ये ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान दो, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है जिसमें टिक लगा रहा हूँ, इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, सिग्मा 2 का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा अगर, तो मेरा केवल सिग्मा 1 बचेगा, है ना। तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा फॉर 1 डायमेंशनल, यू शियर स्ट्रेन एनर्जी का यूएससी इक्वल टू 1/6g, ओके, सिग्मा 1 स्क्वायर, बस यही बचेगा, देखिए और कुछ बचेगा नहीं, ओके। नाउ जैसा कि हमारा ये थ्योरी है, ओके, ये स्ट्रेन शियर स्ट्रेन एनर्जी फेलियर थ्योरी जो थ्योरी है, इसमें क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग टू यूनिएक्सियल लोड, ओके, जो शियर स्ट्रेन एनर्जी होगा एट यील्ड पॉइंट, तो वो वैल्यू क्या होगा, लेट्स सपोज उसको मैं कहता हूँ यूएसई विच विल बी इक्वल टू 1/6g, सिग्मा 1 की जगह मैं सिग्मा y पुट कर दूंगा, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा y का स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो गया, सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6g। सो अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो शियर स्ट्रेन एनर्जी, ओके, अंडर 2D 3D एंड यूनिएक्सियल, आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप अब आप कर लोगे, बस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकाल के उसके बाद जो फार्मूला आपको मैंने अभी दिया, उस फार्मूला को यूज करके हम अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम, चाहे वो 2 डायमेंशनल लोडिंग सिस्टम हो या 3 डायमेंशनल लोडिंग सिस्टम, आप शियर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे इजीली, ठीक है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू यूनिएक्सियल लोड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, आप शियर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6e। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मटेरियल विल फेल व्हेन योर शियर स्ट्रेन एनर्जी अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम, इसको मैं यूएससी कहता हूँ, becomes equal to shear strain energy stored in the material when material is subjected to uniaxial load corresponding to yield point, ठीक है। सो
दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस कंडीशन जब इक्वल हो जाता है देन फेलियर अकर, फेलियर अकर, यही बात है। सो फॉर नो फेलियर, अगर मैं पूछूं आपसे फॉर नो फेलियर क्या कंडीशन होना चाहिए? सो फॉर नो फेलियर USC must be less than equal to USCY। इसका मतलब क्या हुआ? USC must be less than equal to sigma y स्क्वायर बाई 6G, है ना। सो फॉर डिजाइन आपका क्या कंडीशन हो जाएगा? फॉर डिजाइन ऑफ मटेरियल यूजिंग दिस थ्योरी, जो आपका कंडीशन होगा इट विल बी USC मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6G। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? सो इसको और थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक पॉइंट और दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। द एनरोलमेंट फी फॉर द फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स इज ₹3000 ओनली। आप इसके लिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर का, जहाँ पर आपको कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी और सब्सक्रिप्शन की जो वैलिडिटी होगी इट विल बी फॉर 3 years एंड दिस कोर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जाम। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो सभी एग्जाम के लिए दिस कोर्स इज वैलिड। कोर्स कैसे एनरोल करना है फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7008420353 व्हाट्सएप। ठीक है, इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी अवेलेबल रहते हैं वहीं पर, जहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर किया जाता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरी के अंदर। तो एक केस मैं समझाता हूँ फॉर 2D केस। मान लो कि जो आपका मटेरियल है इट इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, है ना। तो करस्पॉन्डिंग टू 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल? तो करस्पॉन्डिंग टू 2D केस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल इज 1/6G। मेरे को तो याद हो गया सारा फॉर्मूला, आपको भी याद हो जाएगा, धीरे धीरे मेरे साथ प्रैक्टिस करो। सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। This is the shear strain energy stored in material corresponding to 2-dimensional stress system. So, for design, this must be less than equal to sigma y upon factor of safety का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6G, है कि नहीं। तो देखिए दोनों बगल इक्वेशन से 1/6G खत्म, तो फाइनली क्या बचेगा? When material is subjected to 2-dimensional stress system, ये केवल 2D के लिए होगा, है ना। 3D के लिए आपका shear strain एनर्जी का फॉर्मूला फिर अलग होगा, बड़ा वाला जो पहले लिखवाया था, तो उस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। सो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा y बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। ओके, when this material is subjected to 2-dimensional stress system. Okay, so this will be equation for design. ये सब इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना सीख लीजिए अच्छे से, इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करिए, लिखना सीख लीजिए। याद कुछ नहीं करना है, लिखना सीख लेंगे। एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आते हैं। कन्वेंशनल क्वेश्चन में ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर यूजिंग दिस थ्योरी आपको डायामीटर वगैरह निकालने के लिए पूछ लेगा, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए पूछ लेगा, किसी भी मटेरियल का मतलब डिजाइन करने के लिए पूछ लेगा, है ना। सो ये थ्योरीज को हम कैसे इसके इक्वेशंस को डेवलप करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इतना डिटेल में आपको इक्वेशन डेवलप करा के बता रहे हैं। ओके, और कोई रीजन नहीं है। अदर यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे तो वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक थ्योरी बता दिया जाता है कॉपी पे लिख के, वैसा नहीं है। हम यहाँ पे आपको बाकायदा इक्वेशन को लिख के दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाएगा, प्यार हो जाएगा पढ़ाई के साथ, इक्वेशन के साथ।
क्लियर है? ठीक है, सो ये समझ गए फॉर 2D। 3D के लिए जो शियर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वो बड़ा वाला यूज करिएगा। LHS में वो बड़ा वाला फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो ये सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं इस थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर। नोट्स, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पर कि दिस थ्योरी लिखिए, दिस थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए मोस्ट सुटेबल थ्योरी है। ठीक है, एंड सेकेंड, दिस थ्योरी cannot be applied for brittle material। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, दिस थ्योरी cannot be used when material is subjected to hydrostatic loading। ठीक है, सो एक बात ध्यान रखिएगा, वो थ्योरी जिसमें शियर स्ट्रेस का बात हो या फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी का बात हो, वो सारे थ्योरी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग का केस के करस्पॉन्डिंग वैलिड नहीं है। डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा ये वाला पॉइंट और शियर वाला कोई थ्योरी है ना, या फिर वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हो सकता है, या फिर वो शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हो सकता है, तो चाहे जो भी थ्योरी हो, ठीक है, इट इज नॉट अप्लीकेबल अंडर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन। ठीक है, और जो शियर वाला थ्योरी है वो जनरली डक्टाइल मटेरियल के लिए ही होता है। ओके, और इसमें से भी जो ये वाला थ्योरी अभी मैंने आपको पढ़ाया, मिस हेनकी थ्योरी या फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इज मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, हर एक बार एग्जाम में आएगा। ये सबसे ज्यादा सुटेबल है, इट इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विच इज द मोस्ट सुटेबल थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल, ओके, डिजाइन के लिए ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा सबसे मोस्ट सुटेबल थ्योरी है, देन रनकाइन थ्योरी, जो पहला वाला थ्योरी था, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रनकाइन थ्योरी, है ना, तो दैट थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल कौन सा थ्योरी? रनकाइन थ्योरी। एकदम कान में रट लीजिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और मोस्ट सुटेबल थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल इज मिस हेनकी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्लियर है? यहां तक समझ गए? ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता और एक थ्योरी, तो वो तो थ्योरी नहीं है लेकिन फिर भी गेट जैसा एग्जाम में आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो वो है ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी। ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब मैं आपको ये थ्योरी बताने से पहले एक बात बता देता हूं। ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस किया अभी ये दोनों का रिजल्ट्स जो है ना, मतलब जो रिजल्ट्स है, इसका इक्वेशन, ये सब चीज, कैलकुलेशन, ये सब अलग अलग है, लेकिन जो रिजल्ट है आर इक्वल। रिजल्ट इक्वल कहने का मतलब है ये थ्योरी भी सुटेबल है फॉर डक्टाइल मटेरियल। समझ गए?
This theory is also not applied under hydrostatic loading condition. This theory is also not valid for brittle material. मतलब this theory is also suitable for ductile material only. ठीक है, this is your octahedral shear stress theory. अब octahedral shear stress theory में आपसे बेसिकली क्या पूछता है, आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा कि अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ octahedral shear stress, है ना। इसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। सो इस थ्योरी का स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, जैसे कि बाकी सारे थ्योरी का स्टेटमेंट था वैसे ही इस थ्योरी का भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ पहले। सो स्टेटमेंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर व्हेन octahedral shear stress in complex stress system equals to octahedral shear stress developed at yield stress under uniaxial loading। ठीक है, सो वेल अब हम जानते हैं, जानते तो नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज योर octahedral shear stress। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं 3 डायमेंशनल सिस्टम का बात कर रहा हूँ, मतलब ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम एंड वो 3D सिस्टम। ठीक है, मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट मटेरियल पे स्ट्रेस एक्ट कर रही है। तो अंदर सच केस द octahedral shear stress टाउ octa OCT विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला याद रखना है 2/3 याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का होल स्क्वायर। जैसा हमने अभी शियर स्ट्रेन एनर्जी का देखा था सेम उसी तरह का फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है देख लीजिएगा, बाकी अंदर का सब कंस्ट्रक्शन सेम है, उसी तरह का फॉर्मूला है, तो याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर ध्यान रखिएगा इसके ऊपर है पावर 1/2। पावर 1/2 कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो हिस्सा है वो अंडर रूट में है। ठीक है, या फिर मैं इसको एस पावर 1/2 या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो गया ऐसे, यहां पर मैं अंडर रूट डाल देता हूं। ठीक है, 2/3 बाहर में है, याद रखिएगा। ओके, ऐसे अंडर रूट में लिखिए या फिर पावर 1/2 में लिखिए, आप दोनों को लिख लीजिए ताकि आप जैसा आपको आसानी हो वैसे आप समझें। ओके, सो मैं पावर 1/2 लिखता हूं। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। वो लिखने से क्या होगा, थोड़ा हमको डिफरेंट फॉर्मूलास बनाने में, मतलब 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कंडीशन के लिए फॉर्मूला बनाने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर है पावर 1/2, समझ गए। सो दिस इज योर octahedral shear स्ट्रेस फॉर 3D। अगर 2D के लिए बात करें, 2D, तो इसमें क्या होगा, हम सिग्मा 3 को 0 पुट कर देंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन में। सिग्मा 3 को 0 पुट करके सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, टाउ ऑक्टा जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा अभी रूट अंडर 2/3। ठीक है, ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसके ऊपर अगेन पावर 1/2। ये आपका बन जाएगा जब आप सिग्मा 3 इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर वाले इक्वेशन को, तो टाउ ऑक्टा इक्वल टू इतना मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, ऊपर वाला, ये ग्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये सब ऑटोमेटिकली निकलेगा, बस इसको 0 पुट करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। ओके, स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट उसको एक्सपैंड करना है। आप करिए, कॉपी पे तुरंत हो जाएगा 1 मिनट में। ओके, तो टाउ ऑक्टा इक्वल टू ये आ जाएगी आपका रूट अंडर 2/3 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 का अंडर रूट। क्लियर है, तो ये हो गया 2D के लिए। सिमिलरली अगर 1D का बात करें या फिर यूनिएक्सियल
ओके, तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि सिग्मा 2 मेरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में मेरा सिग्मा 2 0 हो गया तो मेरा बचा क्या, सिग्मा 1, और सिग्मा 1 को लेट्स सपोज मैं कह देता हूं सिग्मा y। ओके, तो जो टाउ ऑक्टा होगा अंडर यूनिएक्सियल लोड, ये क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, ये हो जाएगी आपका √2/3। ओके, सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट पावर 1/2 है ना, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √2/3 सिग्मा y/2। सॉरी रूट, अच्छा ये /2 कहाँ से आ गया, जस्ट सिग्मा y। ओके, √2/3/2 तो बाहर निकाले थे तब ना ये √2 आया आपका। ओके, √2/3 सिग्मा y, तो ये मिल गया। यहां तक समझ में आया। ओके, तो ये यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका मटेरियल फेल होगा कब, जब टाउ ऑक्टा, ओके, टाउ OCT becomes equal to √2/3 sigma y. So for no failure, tau OCT under complex loading system must be less than equal to √2/3 sigma y. So for design जो कंडीशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टाउ OCT must be less than equal to √2/3, ओके, √2/3 सिग्मा y डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी की नहीं। क्लियर है, ठीक है। सो इतने सारे इक्वेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली कौन सा इक्वेशन याद रखना है, दोनों थ्योरीज में जो अभी मैंने दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन किए। बाकी इस थ्योरी का भी रिजल्ट और पहले वाले थ्योरी का रिजल्ट दोनों सेम है, मैंने बता ही दिया है आपको। बेसिकली इसमें ये वाला इक्वेशन याद रखना है, टाउ ऑक्टा इक्वल टू 2/3 इतना, ठीक है। उसके बाद 2D 3D ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब इससे पहले वाले थ्योरी में जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, आप बेसिकली याद रखिएगा ये वाला इक्वेशन मेनली आपको याद रखना है। 3D के लिए ये वाला शियर स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, है ना, ये आप याद रखोगे। फिर 2D के लिए अपने आप निकल जाएगा, 1D के लिए अपने आप आपको पता चल जाएगा। जस्ट मतलब 2D के लिए निकालना है तो इस इक्वेशन में सिग्मा 3 का वैल्यू 0 कर देंगे, 1D के लिए निकालना है तो सिग्मा 2 का भी वैल्यू फिर जो आगे आने वाला इक्वेशन होगा जो 2D के लिए इक्वेशन है उसमें 0 पुट कर देंगे, तो सिग्मा और सिग्मा 1 करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा y कर देंगे, तो मेरा यूनिएक्सियल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग और यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको शियर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है, जो कि है कितना 1/6G सिग्मा y²। समझ में आ रहा, मेरे को तो याद हो गया है, मेरे को सब कुछ याद हो गया है। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को। ओके, हो सकता है किसी कन्वेंशनल एग्जाम में जैसे ESC जैसा कन्वेंशनल एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए पूछ दे, या फिर डिराइव करने के लिए नहीं भी पूछेगा तो कम से कम आपको ऐसा कर देगा कि आपको मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी दे देगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी दे देगा, है ना, उसका डायरेक्ट वैल्यू दे देगा पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और पूछेगा कि व्हाट विल बी योर शियर स्ट्रेन एनर्जी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। जस्ट आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि शियर स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी, है ना। या फिर आपको ये भी अगर ध्यान में है कि जो U है, जो स्ट्रेन एनर्जी हम लिखते हैं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी एंड शियर स्ट्रेन एनर्जी। ये भी अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप
इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे। और रिलेटेड टू दिस थ्योरी जो मेन और मुख्य इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी थी, ध्यान रखनी थी क्या, कि दिस थ्योरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करके जो डिजाइन करते हैं, यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अब इजी है, अब समझ गए। और एक चीज ध्यान रखिए, सारे इक्वेशन में देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रोल है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू नहीं गिवन हो, आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल के फेस के ऊपर एक नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से एक्ट कर रही है और एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है। समझ रहे कि नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया होगा। तो अब इस कंडीशन को यूज करके जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, उसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के वैल्यू को निकालेंगे। उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हम फिर इस इक्वेशंस में पुट करके हम स्ट्रेन एनर्जी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके सॉल्यूशन अपना निकालेंगे। समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट आपको ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू ना दिया हो, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होगा। ओके, तब जाके इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस आर दोज स्ट्रेसेस ओके विच आर ऑन एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन, और ये नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है। और प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होती है, केवल प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। सो अगर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा डेटा दिया है कि कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब इस क्रॉस सेक्शन पे आपको एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रहा है और एक शियर फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये शियर फोर्स एक्ट कर रहा है तो शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस होगा, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तो दिस नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो इस मटेरियल का ये जो प्लेन है, इस पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, लेट्स गो सिग्मा एक्स, और शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई आपको गिवन है। तो ये कहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ, प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ नहीं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इक्वेशन मैंने समझाया था। देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके अगेन हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये स्ट्रेन एनर्जी वगैरह निकालेंगे, शियर स्ट्रेन एनर्जी या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस जो भी होगा, उन सब चीज़ों को निकालेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसलिए थ्योरी ऑफ फेलियर से लेंदी हो जाता है। क्यों, एक स्टेप ये बढ़ जाती है ना कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंट थ्योरीज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, तो जहां पर जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, है ना। और प्रिंसिपल और स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में भी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में भी देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेन्स का यूज होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेन अपस्लाइन 1 अपस्लाइन 2 इन सब चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन्स को कैलकुलेट करना होगा पहले। समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा उसके बाद हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को अप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेन फॉर एग्जांपल फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैलकुलेट कर लिया, लेट्स सपोज। ठीक है, अब उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 इन डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 2 अपस्लाइन 2 कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई। ठीक है, उसी तरह से इधर सिग्मा 2 बाई ई माइनस पॉइजन्स रेशियो सिग्मा 1 बाई ई। समझ रहे हो कि नहीं। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम अपना जो भी सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करेंगे अपना अकॉर्डिंग टू थ्योरी। क्लियर है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अप्रोच स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग में कैसे अप्रोच करनी है क्वेश्चन में। ओके, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, तो बात चीज़ों को ध्यान रखना है।
होप कि इस वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमने थ्योरी ऑफ फेलियर को कवर कर लिया कम्प्लीटली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, कोई कुछ नहीं है। डिफ्लेक्शन में कुछ अपडेट होनी है तो वो अपडेट मैं कर दूंगा। वो भी बेसिकली अपडेट क्या होगा, न्यूमेरिकल अपडेट्स। ठीक है, और कोई थ्योरी और कोई पॉइंट डिफ्लेक्शन में मिस नहीं है कहीं पर भी, मैंने देख लिया है। ओके, सो होप अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।